छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप। जी हाँ, चुनाव आयोग को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब चोर कह रहे हैं तो उसे बड़ी मिर्ची लग रही है, और उससे भी ज्यादा मिर्ची भाजपा नेताओं और गोदी मीडिया के लपड़झंडियों को लग रही है। मगर आप दर्शक जवाब दीजिए कि कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनाव आयोग को अगर झूठ बोलना पड़ जाए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के भीतर झूठ बोलना पड़ जाए, तो आप कल्पना करिए कि ये खेल कितना बड़ा है। जी हां, एसआईआर को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केंचुआ ने 2003 के एसआईआर को लेकर कुछ दावा किया था, मगर अब उसका दावा एक भयंकर झूठ की तरह निकलता हुआ दिख रहा है। वो महिला पत्रकार याद हैं जिन्होंने कुछ साल पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर ढेर सारी गड़बड़ियों का खुलासा किया था। डाले गए वोट और गिने गए वोटों में कितना अंतर था, 370 या 72 सीटों पर अंतर पाया गया था। उसके बाद भी लगातार उन्होंने चुनाव के मामले पर सवाल उठाए, अब भी उठाती। अब एक बार फिर से उन्हीं पूनम अग्रवाल ने केंचुआ की पोल खोली है और केंचुआ का बड़ा वाला कथित झूठ पकड़ा है, और ये एक झूठ अपने आप में काफी है केंचुआ के टारगेट को समझने और उसकी हरकतों को समझने के लिए। इसके साथ ही बात करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। ऐसा लग रहा है कि अमृतकाल में भक्तों के भगवान ने सबको झूठ का सम्राट बना दिया है। खुद तो झूठ बोलने में विश्वगुरु हैं ही, अपने आसपास वालों को भी अपने कंपटीशन में खड़ा कर दिया है। संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद शर्मनाक झूठ बोला है। सुनने के बाद आप सब सोचेंगे कि चुल्लू भर पानी मिल जाए। देश के शहीदों को लेकर इन्होंने ऐसी बात कह दी है जो कल्पना से भी परे। और इसके साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का कोई आतंकवादी मरा भी था, या 100 की संख्या झूठ है, हम भरोसा कैसे करें। उधर दिल्ली की एक अदालत ने मोदी शाह की ईडी की पोल खोल दी है और दिखाया है कि देश की संस्थाएं किसके इशारे पर किसके लिए और किसके खिलाफ काम कर रही हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ही गुलामों की तरह गुजराती जोड़ी के इशारे पर काम करता हुआ दिख रहा है। इसका एक नया प्रमाण अदालत से निकला है, अदालत ने माना है। इन सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपके मुद्दों पर खुल के चर्चा होती रहे। आज लोकतंत्र का जैसा कबाड़ा नजर आ रहा है, इसका सबसे बड़ा भागीदार भारत का गोदी मीडिया है और उसके चाटुकार लपड़झंडे से। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कितने सारे विवाद हैं, मगर गोदी मीडिया खुलकर बेशर्मी के साथ भाजपा और केंचुआ से भी ज्यादा इसका बचाव कर रहा है। इसलिए आजाद आवाजों के साथ रहिए और अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पत्रकार पूनम अग्रवाल ने जो खुलासा किया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने जवाबी हलफनामे में भारत के चुनाव आयोग ने यानी केंचुआ ने दावा कर दिया था कि साल 2003 में बिहार में जो मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर हुआ था, उस दौरान भी जनता से नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा गया था। मगर जब पूनम अग्रवाल ने चुनाव आयोग के अपने ही अभिलेखीय रिकॉर्ड और उस टाइम के प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों की जांच की तो मामला बिल्कुल अलग नजर आया है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जांचा। पहला 6 अक्टूबर 2003 का चुनाव आयोग का एक प्रेस नोट, और दूसरा 1 अगस्त 2003 का ही इंडिया टुगेदर द्वारा प्रकाशित समाचार लेख। इन दोनों को गहनता से देखने के बाद, जांचने के बाद पता चलता है कि 2003 में कहीं भी कभी भी मतदाताओं से किसी भी नागरिकता दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी। यानी इस आधार पर साफ साफ नजर आता है कि भारत का केंचुआ, मोदी शाह का बनाया हुआ केंचुआ, सुप्रीम कोर्ट के भीतर झूठ बोल रहा है। यानी केंचुआ को अपनी बात मनवाने और अपनी बात को मजबूती देने के लिए कोई आधार नहीं मिला तो उसने झूठ बोल दिया। आपके स्क्रीन पर 6 अक्टूबर 2003 का प्रेस नोट है, जिसका पहला पन्ना आप देख सकते हैं। विस्तृत देखना हो तो दवायर की वेबसाइट पर यह खबर है, रिपोर्ट है, वहां से जाकर भी देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रेस नोट में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने की बात कही गई है, नागरिक भागीदारी पर जोर दिया गया है, मगर कहीं भी नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को उल्लेख नहीं है। यानी चुनाव आयोग का पूरा प्रयास ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको पूरा करें और अधिक से अधिक प्रामाणिक वोटर लिस्ट तैयार हो, यानी जनता की भागीदारी से लिस्ट तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए, कोई छूटे न। यानी उस वक्त चुनाव आयोग का यह प्रयास था कि कोई भी व्यक्ति जो वोटर बनने के लायक है वो छूटना नहीं चाहिए। मगर आज की तारीख में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, ऐसे ऐसे कागज मांग दिए गए जो ज्यादातर के पास नहीं है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, थोड़ी देर रुकिए, उस पर आने से पहले ये जान लीजिए कि 1 अगस्त 2003 को प्रकाशित हुए इंडिया टुगेदर के लेख में जयपुर में एक बैठक के बारे में बताया गया था, जिसमें 50 गैर सरकारी संगठन शामिल थे, चुनाव आयोग के तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे, और इस सब ने मिलकर यह फैसला किया कि मतदाता सूची के भीतर की अशुद्धियों को दूर किया जाए। किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, अन्य संगठनों की मदद से कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, सब कुछ लिखा गया। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि
लोगों को नागरिकता का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता है, कोई कागज देना है। और चुनाव आयोग सार्वजनिक जांच और सामुदायिक सत्यापन पर जोर देता है। यानी साल 2003 के जिस एसआईआर को आधार बनाकर केंचुआ खेल खेलने चला है, वो आधार असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक चीज और देखिए, चुनाव आयोग ने साल 2003 के इंडिया टुगेदर के इस लेख को अपनी वेबसाइट पर हाइपरलिंक किया था, लेकिन अब ये वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, यानी इसे हटा दिया गया। तो क्या इसे इसलिए हटाया गया ताकि लोग इसको ढूंढ न लें और जांच न लें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है? पूनम अग्रवाल लिखती हैं कि इन दोनों अभिलेखों को देखने के बाद स्पष्ट रूप से पता चलता है कि साल 2003-04 में बिहार सहित 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर हुआ था, उस दौरान चुनाव आयोग ने वोटरों से नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा था, यानी नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं किया गया था। यहीं पर सवाल उठता है कि साल 2003 में जब नहीं मांगा गया था तो 2025 में क्यों मांगा जा रहा है? एक बात और ध्यान देने वाली है, इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 की सूची में जिनका नाम है उनको नहीं देना है। अब सवाल यह है कि 2003 वाली सूची में तो खुद ही नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा गया, तो फिर अब क्यों मांग रहे हो? ऐसा क्या बदल गया है? अच्छा, माहौल बनाने के लिए कह दिया गया कि बांग्लादेशी घुस गए हैं, पाकिस्तानी घुस गए और न जाने कौन कौन से विदेशी घुस गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर घुसे हैं तो अब तक एक भी मिले क्यों नहीं? केंचुआ ने उनका आंकड़ा क्यों नहीं बताया? इन्होंने यह भी सवाल किया है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि पहले कभी भी एसआईआर के दौरान ऐसे दस्तावेज मांगने का आदेश जारी किया गया था, तो आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऐसा कोई भी आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं? और यदि ऐसा कोई आदेश मौजूद है तो केंचुआ को सभी अटकलों और विवादों को समाप्त करने के लिए इसे जारी नहीं करना चाहिए क्या? यानी इनका सीधा सीधा सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ये दावा करता है कि साल 2003 में नागरिकता का प्रमाण मांगा गया था, तो चुनाव आयोग उसका आदेश दिखाए। मगर आप भी जानते हैं, अमृतकाल का चुनाव आयोग कुछ भी दिखाता नहीं है, ये छुपाने वाला चुनाव आयोग बन गया है। इसको दिखाना नहीं आता, छुपाना आता है, क्योंकि छुपाने की ट्रेनिंग मिली है विश्वगुरु से। हालांकि कायदे से वो भी नहीं आता है, वरना इस तरह से पकड़ाता नहीं बेचारा। मगर समझने वाली बात यह है कि बार बार पकड़े जाने के बाद भी इसकी बेशर्मी और बेहयाई जा नहीं रही, क्योंकि इनको मालूम है कि ऊपर वाले इनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कल ही केंचुआ के लोगों को कहा कि तुम कहीं भी रहो, रिटायर हो जाओ, तब भी तुमको ढूंढ के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम वोट चोरी कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो, हमारे पास सबूत है। और 5 तारीख को राहुल गांधी इन सबूतों का खुलासा करने वाले हैं, जिन्हें उन्होंने एटम बम की संज्ञा दी है। कहा है कि ये एटम बम जब फूटेगा तो चुनाव आयोग कहीं पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। यानी इतने बड़े स्तर पर धांधली की गई है। अब इसे लेकर चुनाव आयोग अपने मने फैक्ट चेक कर रहा है। बौखलाहट देखिए। समझने वाली बात यह है कि अभी तो राहुल गांधी ने खुलासा नहीं किया ना, सबूत सामने नहीं रखे हैं, तो फैक्ट चेक किस चीज का कर रहे हो? लेकिन मिसलीडिंग की मुहर लगाकर चुनाव आयोग को लगता है कि जनता उस पर ज्यादा भरोसा कर लेगी, वो जनता जो पिछले कई साल से उसका खेल देख रही है। राहुल गांधी ने जब चोरी का आरोप लगाया तो केंचुआ बताने लगा कि किस राज्य में चुनाव में कितने अधिकारी लगे, लोकसभा के चुनाव में कितने अधिकारी लगे, कर्मचारी लगे। मतलब बात हो रही है नागपुर की और केंचुआ जा रहा है कानपुर। तो उसे खुद ही पता नहीं है कि सवाल क्या है, जवाब क्या देना है। बहरहाल 5 तारीख का इंतजार करते रहिए, देखते हैं कि राहुल गांधी कौन सा आइटम बम निकाल कर लाते हैं। बहरहाल 5 तारीख का इंतजार करिए, देखते हैं कि राहुल गांधी कौन सा एटम बम निकाल कर लाए हैं केंचुआ की चोरी पकड़ने के लिए। बाकी तो आप जानते ही हैं, अभी जब बिहार में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पहुंचे थे और उन्होंने ऑन कैमरा फर्जीवाड़ा दिखाया, घपलीबाजियां दिखाई, उसको भी केंचुआ ने मिसलीडिंग और भ्रामक बता दिया। भारत का केंचुआ इस वक्त एकदम विश्वगुरु के रास्ते पर चल रहा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। झूठ भी बोलेंगे मगर सामने वाले को झूठा बोलेंगे। अब पहले विश्वगुरु की ईडी का कारनामा देख लीजिए जो कि पकड़ा गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करेंगे कि उन्होंने कैसा झूठ बोला है, वो भी संसद में खड़े होकर। हाल ही में एक भाजपा नेता ने टीवी पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ टिप्पणी की और उन पर आरोप लगाया कि इनके घर पर जब ईडी ने छापेमारी की तो 3 करोड़ कैश, 1800 ग्राम सोना यानी 1 किलो 800 ग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे। इतना सुनकर तो कोई भी पगला जाएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना पैसा आम आदमी पार्टी के नेता घर में कहां से आ गया। इसे लेकर सत्येंद्र जैन ने मानहानि का दावा ठोक दिया। अब जब अदालत में इस पर सुनवाई हुई तो जानते हैं, भाजपा के नेता नहीं पकड़ी गई, पकड़ा गया कौन? ईडी। क्योंकि ईडी ने खेल किया था। खेल क्या था? 7 जून 2022 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक्स पर पोस्ट किया कि उसने सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य के ठिकानों पर तलाशी ली, जहां पर 2 करोड़ 85 लाख नकदी, 1 किलो 800 ग्राम सोना और सोने के ढेर सारे सिक्के सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। अब इतना पढ़ने के बाद किसी को भी लगेगा कि ये सब सत्येंद्र कुमार जैन के घर से ही मिला है, मगर समझने वाली बात यह है कि ईडी यहां पर स्पष्ट रूप से दोगलापन दिखाता है। उसने सबसे पहले सत्येंद्र कुमार जैन का नाम लिखा, इसके बाद और अन्य लिख दिया, जबकि हकीकत यह थी कि जितनी भी बरामदगी हुई, चाहे कैश की हो, चाहे सोने की हो, चाहे सोने के सिक्के की हो, ये अन्य के यहां से हुई थी। लेकिन अन्य पर ध्यान किसका जाएगा? सबको यही लगेगा कि सत्येंद्र कुमार जैन जो पहला नाम लिखा है उन्हीं के घर से पकड़ा गया होगा। तो यहां पर सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से खेल करके आम आदमी पार्टी के नेता को बदनाम करने की साजिश इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है। ये बात अदालत में
में पकड़ी गई और अदालत ने कहा कि जिस तरह से ईडी के ट्वीट में सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य के परिसर में इस वाक्य को प्रयोग किया गया है, इससे यह धारणा बनती है कि नकदी और सोने की बरामदगी सत्येंद्र कुमार जैन के परिसर से हुई, जबकि हकीकत यह है कि सत्येंद्र कुमार जैन के घर से तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं मिला था, मगर ईडी ने दूसरों के घरों से बरामद की गई चीजों को बड़ी चालाकी से सत्येंद्र जैन के माथे पर थोप दिया। और आप तो जानते हैं, बदनाम करने के लिए इतना काफी है। खुद अमित शाह ने एक वक्त में कहा था कि हमारे पास इतनी मशीनरी है कि हम कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में कोई भी चीज करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यह झूठ करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। इसी झूठ का शिकार भाजपा की एक नेत्री भी हो गई और उन्होंने टीवी पर यही देखकर बोल दिया। उन्हें भी लगा होगा कि ईडी ने लिखा है तो सही लिखा होगा। भाजपा की ये सांसद है बांसुरी स्वराज, इन्हीं के खिलाफ मानहानि की शिकायत की गई थी, मगर अदालत ने कहा कि बांसुरी की इसमें क्या गलती है, गलती तो ईडी की है। ईडी ने गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया तो बांसुरी को लगा होगा कि यही सच है। तो आप सोचिए कि जब एक सांसद ईडी की शब्दावली में भ्रमित हो सकती है तो आम आदमी क्या करेगा और अंधभक्त क्या करेंगे? उनके बेचारे का तो दिमाग पहले से गिरवी है। अब जरा अंदाजा लगाइए, यही 3 करोड़ रुपया, 1 किलो 800 ग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के देश के किन किन कोनों में पहुंच गए होंगे सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मगर क्या यह हकीकत कभी पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। कभी यह बात लोगों तक पूरे देश में नहीं पहुंचेगी कि किस तरीके से ईडी ने खेल करके दूसरों के हाथ से पकड़ी गई चीजों को, मिली चीजों को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के माथे मढ़ दिया। गोदी मीडिया के जिस चैनल पर यह झूठ फैलाया गया, वो चैनल खुद भी इस खबर को नहीं दिखाएगा कि अदालत में कैसे पकड़ा गया है, क्योंकि वो भी बराबर का भागीदार है। ईडी अकेले साजिश करता नहीं है। यानी एक बार फिर से साबित हुआ कि मोदी शाह की एजेंसियां किस तरीके से विपक्ष को बदनाम करती हैं। हमने देखा था कि छापा मारते ही, छापा पड़ते ही गोदी मीडिया विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी साबित कर देता है, जबकि सालों साल छापेमारी होती है, जांच होती है, मिलता कुछ भी नहीं। यहीं पर देखिए, मिला कुछ भी नहीं और करोड़ों की बरामदगी का झूठ फैला दिया गया। अब आइए आज के वीडियो में तीसरा झूठ देखिए। हाल ही में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के मौलाना इकबाल, जो कि 20-22 साल से शिक्षक का काम करते थे, यानी पढ़ाते थे, ज्ञान बांटते थे, पाकिस्तानी गोलीबारी में यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी मौत हुई। वो देश के लिए शहीद हुए, मगर गोदी मीडिया ने उन्हें आतंकवादी बता दिया। और अब भारत के रक्षा मंत्री को देखिए, इन्होंने भरी संसद में दांत चियारते हुए, बेशर्मी और बेहयाई की पराकाष्ठा को पार करते हुए झूठ बोल दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई, यानी कोई शहीद नहीं हुआ। विश्वगुरु टाइप बेशर्मी दिखाते हुए इन्होंने कहा कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जांबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो इसका उत्तर है कि नहीं। और इतना बोलते ही तमाम भाजपाई सांसद टेबल पीटने लगते हैं, दांत चियारने लगते हैं। आप भी इस तस्वीर में देख सकते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, फलाना ढिमकाना, जितने भी मंत्री हैं सब पीछे बैठे हुए हैं और दांत चियार रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब के सब किसी और गोला से आए हैं, या तो इनकी बुद्धि कहीं गिरवी रख दी गई है, इन्हें रत्ती भर की भी जानकारी नहीं है। जबकि आप अपने हाथ में जो मोबाइल है उसी में सर्च करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने जवानों की जान चली गई। कर्नल रोहित चौधरी ने बाकायदा इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिहार के भीतर कांग्रेस मुख्यालय में सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 10 बहादुर जवानों को शहादत देनी पड़ी, फिर भी रक्षा मंत्री ने संसद में कह दिया कि इस ऑपरेशन में हमारे किसी जवान की क्षति नहीं हुई, जबकि ये भयंकर वाला झूठ है। आप अपने मोबाइल फोन में सर्च करके देख लीजिए कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, जो कि बीएसएफ के जवान थे, ये कब शहीद हुए। कांस्टेबल दीपक कुमार, ये भी बीएसएफ के जवान थे, ये भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए। नायक सुनील कुमार, भारतीय सेना के जवान। और याद करिए, इसी दौरान खबरें आ रही थी कि जब इन जवानों के 100 राज्यों में पहुंच रहे थे तो भाजपाई नेता नहीं जा रहे थे। क्या इसीलिए नहीं जा रहे थे उनको सम्मान देने कि रिकॉर्ड में हम नहीं रहेंगे, बाद में झूठ बोलना है। रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी का कहना है कि मेरे पास 10 नाम उपलब्ध है, पूरी लिस्ट है, मगर रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोल दिया कि कोई जवान शहीद नहीं हुआ। बिहार कांग्रेस ने बाकायदा शहीदों के परिवार वालों को बुलाकर सम्मानित किया, आर्थिक सहयोग दिया और देश को यह बताया कि किस तरीके से शहीदों का अपमान भारतीय जनता पार्टी और रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कर रहे हैं। अभी जो नाम हमने आपको बताया मोहम्मद इम्तियाज अली का, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे, उनका परिवार कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध था, बुलाया गया था। बिहार के एक और शहीद राम बाबू कुमार के परिवारजन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 10 जवान शहीद हुए, तो इतनी बेशर्मी दिखाने की जरूरत क्या है? किस लिए झूठ बोल रहे हो? आप सोचिए उन शहीद परिवारों को कैसा महसूस हो रहा होगा कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति, उनका बाप किस देश के लिए शहीद हो गया। उस देश के लिए जो देश उन्हें पहचान भी नहीं रहा, देश की सरकार उनको पहचान नहीं रही। वो विधवा इस देश की व्यवस्था के बारे में क्या सोचती होगी? उसका पति कहां से कैसे मारा गया, क्योंकि सरकार तो उसकी मौत को गिनती में ही नहीं ले रही है। देश का रक्षा मंत्री संसद में दांत चियार रहा है कि कोई मरा नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ। उन शहीदों के बच्चे, उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा, मेरा बाप देश के लिए शहीद हो गया, और देश का रक्षा मंत्री दांत दिखाते हुए कह रहा है कि कोई शहीद नहीं हुआ, कोई शहादत नहीं हुई, किसी सैनिक की क्षति नहीं हुई। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जनता की मौतों को छुपाया गया हो, मगर आम जनता और सैनिक में बड़ा फर्क होता है। सैनिक की शहादत को इस तरह से झुठलाना सच में परम बेहयाई का काम है, जो भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में किया है। इसके पहले आपने देखा
देखा था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी ऐसी ही बेशर्मी दिखाई, कहा कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक फोटो दिखा दीजिए। कोविड के दौरान आपको याद होगा, कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। चीन ने हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन्होंने कह दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। और एक बार फिर से बांग्लादेश, जिसे भारत ने पैदा किया, उसने भारत के 7 राज्यों की जमीनें अपने मैप में दर्शा दिया है। देखिए इसमें क्या होता है। अब सवाल यह है कि जिस सरकार को यह पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके कितने सैनिक शहीद हुए, उसे यह कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान में उसने 100 आतंकवादियों को मार दिया। हम इस सरकार की बात पर कैसे भरोसा करें। भारत में जब हमारे अपने जवानों के 100 हमने देखे, तमाम खबरें आई, वीडियो आए, आज भी परिवार मौजूद हैं, गांव मौजूद है, शहर मौजूद है, ये बताने के लिए कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ। जब इतने सारे सबूत हैं, तब तो सरकार मान नहीं रही कि कोई सैनिक शहीद हुआ है। फिर पाकिस्तान में 100 आतंकवादी मारे गए जिसका कोई सबूत नहीं है, और सरकार चाहती है कि जनता भरोसा कर ले। अंधभक्त कहते हैं, भाजपाई कहते हैं, गोदी मीडिया वाले कहते हैं कि तुम्हारे लिए वहां कैमरा लेकर जाएंगे मारने के लिए, गिनती करवाएंगे तुमको। तो भक्तों, यहां तो कैमरा था ना, यहां भी तुम्हारे विश्वगुरु और उनका रक्षा मंत्री क्यों नहीं मानता कि भारत के जवान शहीद हुए थे। बहरहाल, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर टोपी पहनाने वालों की पोल ऐसे ही खुलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और भक्तों को भेजिए, उनसे पूछिए कि बताओ अब क्या कहोगे, भारत के सैनिक शहीद हुए थे कि नहीं, भारत का रक्षा मंत्री संसद में झूठ बोल रहा है कि नहीं, भारत की सरकार झूठ बोल रही है कि नहीं।